नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोगों के ईपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही होगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है 15 और 16 अक्टूबर को डिसाइड किया गया है। तो साथियों, एक बात और बता दूँ, इस लेसन में मैं क्या कराने वाला हूँ उससे पहले कि 100 क्वेश्चन कुल पूछे जाने हैं। उनमें से जो 25 क्वेश्चन आने हैं उनमें से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैथ्स के आएंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ओवरऑल पेपर में 25% वेटेज केवल और केवल मैथ का है। इस मैथ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 5 क्वेश्चन तो एक जगह से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो ओनली वन एंड ओनली DI डाटा इंटरप्रिटेशन से आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि DI से आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो हमारे 6 चैप्टर दे रखे हैं। कौन कौन से 6 चैप्टर? एक है नंबर सिस्टम, एक है एवरेज और वर्गमूल, घातांक करणी, आपका एक परसेंटेज रह गया और एक रह गया अंगगणितीय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तो ये 6 चैप्टर हैं। उन 6 चैप्टरों से ये 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और यहाँ केवल एक ही चैप्टर से 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये 20 नंबर की जो DI है, इस वीडियो में मैं आपको 20 नंबर की DI कराने वाला हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके बहुत आसानी से DI के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर थोड़ी भी मेहनत कर लिया आपने तो DI के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप कर पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैथ को छोड़कर हम और सब्जेक्ट पर कमांड कर लेंगे, तो साथियों आप EP में नौकरी की तैयारी का इरादा बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि 100 में से 25 क्वेश्चन यहीं से निकल गए आपके, तो 75 रह गए, और 5 नंबर इंग्लिश के निकल गए तो 70 रह गए। अब 70 नंबर में से आप क्या करोगे? जबकि किसी भी पोस्ट की पोस्ट वगैरह निकलेंगी, उसके लिए जो अप्लाई करोगे, कट ऑफ लगेगी पेट की, वो लगभग 70 नंबर से ऊपर ही लगेगी किसी भी पोस्ट के लिए। तो इसलिए आपके लिए ये मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए मैंने ये DI जो है, DI में 4 तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कौन सा? एक पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने पिछली बार दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मेरे फुल नंबर थे मैथ में, इसलिए मैं उस बेस पर बता रहा हूँ। तो आप अगर थोड़ा सा भी देख लेते हैं तो बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे, और कुछ नहीं होता इसमें। तो मैंने ये क्वेश्चन ले रखे हैं, लगभग 27-28 क्वेश्चन हैं, और इन 27-28 क्वेश्चन में आपकी पूरी DI समाप्त हो जाएगी। 2-3 बार इस वीडियो को रगड़ कर देख लें बढ़िया करके, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको देख लें। मैं पूरा बेसिक आपका क्लियर करते जाऊंगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं SSC में। तो स्टार्ट करते हैं DI। तो ये निर्देश दे रखा होगा आपको दिए गए पाई चार्ट में। देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ पढ़कर दीजिए। तो ये ग्राफ दे रखा है, आपको सबसे पहले यह चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हल्का मोटा मोटा पढ़ लो बहुत स्पीड से। और ये देखते हैं, ये पाई चार्ट है, ये गोल घेरे में, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। एक होता है डंडा रेख वगैरह, वो मैं बाद में कराऊंगा। सभी तरह के क्वेश्चन ले रखे मैंने। तो ये पाई चार्ट है, इसमें क्या है? राइस जो है, चावल 55% है, व्हीट यानी कि गेहूँ 30% है, शुगर यानी कि चीनी 10% है, और टी यानी कि चाय 5% है। तो कुल जो ओवरऑल होता है, एक बात और बता दूं आपको कि कुल जो ओवरऑल है वो अगर परसेंटेज में है तो ये 100% होता है। अगर ये कुल डिग्री में होता तो ये 360 डिग्री का होता। ये थोड़ी आप सभी लोग बात जानते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ईजिली समझ पाओगे। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन और चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात कितना है? तो देखो, ये कह रहे हैं कि गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, देखो गेहूं कहाँ पे है? गेहूं है 30%, गेहूं है 30%, और चावल कितना है? 55%। 30 और 55 कितना हो गया? सॉरी, चीनी देखते हैं, गेहूं और चीनी। तो गेहूं है 30% और चीनी है 10%, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। 30 और 10 ये हो गया 40। और ये कहना है चावल और चाय के उत्पादन
के अंतर, चावल और चाय के उत्पादन के अंतर। तो चावल और चाय देखते हैं, चावल और चाय, चावल ये रहा और चाय रही ये, इनके अंतर, अंतर का मतलब दोनों को डिफरेंट कर देंगे, यानी कि 50 रह गया, 55 में से 5 गए तो 50। तो ये कह रहे हैं तो इनका जो अनुपात होगा कितना होगा, अभी मैंने निकाला वो 40 था और इनका जो अंतर आया वो आया 50। तो अनुपात निकालेंगे तो अनुपात 2 बिंदु लगा देंगे यहाँ पे बीच में और ये काटेंगे तो अनुपात क्या बचा 4:5। तो किस वाले ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है 4:5। तो 4:5 हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है। तो सुनो, चावल और चाय का उत्पादन, तो पहले चावल और चाय का उत्पादन जोड़ेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है, तो गेहूं के उत्पादन से कंपेरिजन करेंगे। तो चावल और चाय, तो चावल और चाय कितना है, चावल है साथियों 55% और चाय है 5%। तो 55 और 5 ये हो गया 60। तो ये कितना हो गया, चावल और चाय ये 60 हो गया हमारा, चावल और चाय ये होगी 60। अब ये कह रहे हैं गेहूं के उत्पादन से, तो गेहूं का उत्पादन कितना है, तो गेहूं का उत्पादन है 30% या 30 मान लो कुछ भी, वो 60 है ये 30 है। तो ये देखते हैं कितना आंसर आएगा। ये तो हो गया चावल और चाय 60 और ये हो गया गेहूं का उत्पादन कितना है, यानी कि 30, गेहूं का उत्पादन है 30। तो ये कह रहे हैं गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पहले सबसे हम काट लेंगे, पहले 30 से कम 30 और 30 दूनी 60 कट गए। अब देखते हैं कितना ज़्यादा है। तो देखो मैं दूसरा पेन लेकर आपको बताऊंगा, आपके कई चैप्टर इसमें रिवीजन हो जाएंगे। अब देखो 1 से 2 हो गए, यानी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे 1 ज़्यादा है, 1 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 100%। और वैसे भी देख सकते हैं 1 से 2 हो गया, यानी कोई भी संख्या 100% बढ़ गई, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 100%। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गेहूं परसेंटेज का मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। अब ये कह रहे हैं जो गेहूं का जो परसेंटेज दे रखा है उसे डिग्री में बदलिएगा, ठीक है। तो गेहूं कितना दे रखा है, तो गेहूं साथियों दे रखा है हमारा, अभी देखते हैं, गेहूं दे रखा है 30%। गेहूं कितना दिया है, 30% गेहूं दिया है। अब उसे डिग्री में बदलना है, तो देखो डिग्री में कैसे बदलेंगे, जब हम ये जानते हैं कि जो डिग्री होती है 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री कितने 100% के बराबर होती है। 100% बराबर 360 डिग्री, 1% बराबर 360/100, 1% बराबर 360/100। अब मुझे गेहूं का निकालना है, तो गेहूं कितना 30%, तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ 30 से, भाई मुझे यहाँ 30 से गुणा करनी पड़ेगी, 30 से कम 30% हो गया 30%, तो यहाँ भी 30 से गुणा कर देंगे 30%, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 0 से 1 0, यानी कि ये कट जाएंगे, 2 0 ऊपर हो गए, 2 0 नीचे हो गए, कट जाएंगे। तो 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 108 डिग्री। तो ये गेहूं का प्रतिशत 108 डिग्री आ गया निकल कर। अब देखो जरूर नहीं कि गेहूं का ही पूछा जाए आपसे, यानी कि राइस का, चावल का पूछ सकते हैं, चीनी का पूछ सकते हैं और चाय का पूछ सकते हैं, वो आप एक ही सवाल में समझ सकते हो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो 108 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, गेहूं के मध्य जो डिग्री में कोण है 108 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन यदि ये कितना है 5 लाख किलोग्राम है, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है। देखो 1 2 3 4, यानी कि चारों चीज़ आ गई, चारों चीज़ आ गई और उसकी वैल्यू 5 लाख किलोग्राम है, तो देश में चावल का उत्पादन पूछ रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम, देखो चावल का उत्पादन पूछते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बता दूँ आपको। देखो ये कितनी है, चावल, चीनी, चाय और गेहूँ, तो ये 100% ही तो है, सभी देख लो कुल 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है 5 लाख, 5 लाख हो गई, यानी कि 5 0। 1% की वैल्यू निकालूंगा मैं, 1% की वैल्यू यानी कि 2 0 से मैंने कलर दूसरा ले लूँ मैं, इसलिए समझ में आसानी से आ जाए। 1% की वैल्यू यानी 2 0 से 2 0 टपका दिए मैंने, सही है। तो 1% की वैल्यू आ गई यानी कि 5000, 1% की वैल्यू 5000 आ गई। अब मुझसे कोई सी भी परसेंटेज पूछना है, देश में चावल का उत्पादन पूछे, चाहे गेहूं का उत्पादन पूछे, चाहे चीनी का उत्पादन पूछे, चाहे चाय का उत्पादन पूछे, मैंने 1% की वैल्यू निकाली 5000। अब मुझसे पूछना है क्या, मुझसे पूछना है क्या कि मुझसे पूछना है चावल का उत्पादन। तो चावल का उत्पादन, चावल कितना है अभी देखता हूँ मैं, चावल कितना है, चावल है 55%। तो मुझे 1% की वैल्यू, जब मुझे 1% की वैल्यू 5000 दे रखी है, यानी कि 1% की वैल्यू 5000
तो मुझसे पूछ रहा है 55% की वैल्यू, तो मैं 55 से गुणा कर दूँ, तो इधर भी भैया 5000 में 55 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 3 जीरो तो मैंने पहले उतार लिए, देखो लास्ट के 3 जीरो हैं, 3 जीरो उतार लिए, गुणा करेंगे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। 55 दिया यानी कि 5 पंजे 25 के 5 हासिल बच्चे 2, अब 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि 275 के पीछे 3 जीरो हैं। अब 275 के पीछे 3 जीरो कहाँ पे हैं, तो ये हैं 275 के पीछे या तो 2 जीरो है, लेकिन ये वाला है ऑप्शन है 3 जीरो, तो 275 के पीछे 3 जीरो किलोग्राम, ये हमारा आंसर है। तो देखो पहली DI से 5 क्वेश्चन आए, यानी कि किसी भी DI से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी रहती है कि एक DI से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ईजिली होते हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। मैंने सेम DI का ही क्वेश्चन और लिया है इसी से, ये पाई चार्ट DI बोली जाती है इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषय के अध्ययन के समय को दर्शाया गया है, पाई चार्ट का अध्ययन करके बताइए। ठीक है, केमिस्ट्री 15% है, मैथमेटिक्स 30% है, ज्योग्राफी 10%, हिस्ट्री 15% एंड अदर्स 10%, फिजिक्स 20%। ये दे रखा है परसेंटेज में, यानी कि कुल 100% को डिवाइड करके दे रखा है। आप समझ गए होंगे, परसेंटेज में है तो 100% होगा और डिग्री में होता है 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो भौतिकी की पढ़ाई करने में कितना समय लगेगा। अब देखो इतिहास और रसायन का अध्ययन, इतिहास और रसायन कहाँ है, तो यह है इतिहास और रसायन। इतिहास कहाँ है, ये, और रसायन ये रहा। तो ये कितना परसेंटेज हो गया इसका, 30 और 30 सॉरी 15 30%। ठीक है, तो 30% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 30% की वैल्यू दे रखी है 4 घंटे 30 मिनट। तो फिजिक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, 30% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 30% की वैल्यू दे रखी है कितना, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 घंटे 30 मिनट को, यानी कि 4 प्लस आधा घंटा, यानी कि कहूँ दोबारा से फिर लिखूँगा मैं इसे, यानी कि 9/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटा। ठीक है, 30% की वैल्यू दे रखी है। अब मैं यहाँ से 1% निकाल लूँ, 1% निकालूंगा यहाँ से, तो 9/2 और 30 पहुँचेंगे बटे में, हो गया 3 तिया 9 और 3 धाई 30, कितना आ गया 3/20। तो 1% की वैल्यू 3/20 आ गई मेरी, कितनी आ गई 1% की वैल्यू 3/20 आ गई। अब मुझसे पूछ रहे हैं फिजिक्स, मुझसे पूछ रहे हैं फिजिक्स की पढ़ाई कितने समय में होगी। तो 1% की वैल्यू 3/20 और फिजिक्स है 20%, तो 20% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% बराबर 3/20। अब मुझे 20% निकालना है, 20% निकालना है साथियों, तो मुझे यहाँ 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। ये आ गया 20% और 20%, यानी कि 3 घंटा। ये मेरा आंसर रहा। तो आंसर क्या रहा 3 घंटा, तो 3 घंटा में आंसर टिक कर दूंगा, ये 3 घंटा आंसर आ जाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे में की, तो भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे में की। बस सेम सवाल पूछ लिया, रसायन की पढ़ाई 3 घंटे में, तो भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे में। तो रसायन देखते हैं, रसायन की पढ़ाई यानी कि 15% की वैल्यू 3 घंटे दे रखी है, तो 5% की वैल्यू 3 पंजे 15, यानी कि 1 घंटा। तो ये कह रहे हैं भौतिकी, सॉरी क्या नाम है, किसकी पूछ रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी की पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की पूछ रहे हैं। तो भूगोल की कितना 10% पूछ रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुणा कर दूँ मैं, यहाँ कर दूंगा मैं 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करूँगा मैं, ये 2 से गुणा होगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दूँ, तो 10% बराबर कितनी आ गई 2 घंटे। तो ज्योग्राफी कितना 2 घंटे में। बस यही क्वेश्चन है, बहुत आसान पड़ जाते हैं क्वेश्चन। भूगोल की पढ़ाई 2 घंटे में हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार समझ में आ गए तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ये कहना है एक छात्र ने एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई की, तो गणित की पढ़ाई कितने समय में की। अब देखो एक दिन में कभी मैथ पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ता है और कुल 10 घंटे लेता है। तो देखो वहाँ ऊपर देखते हैं हम 100%, जो 100% टाइम खर्च करता है, यानी कि यहाँ करता है 10 घंटे में। ठीक है, कि थोड़ा सा केमिस्ट्री दे दिया, थोड़ा सा रसायन को क्या नाम है फिजिक्स को दे दिया, तो ऐसे ही मतलब कैटेगराइज करके इन्होंने इकट्ठा कर लिया 100% जो समय है वो 10 घंटे के बराबर है। 10% समय जो है वो 1 घंटे के बराबर है। अब ये कह रहे हैं गणित की पढ़ाई
कितने समय में करेंगे। तो 10% बराबर 1 घंटा। अब गणित को देखते हैं, गणित का परसेंटेज कितना है। गणित का परसेंटेज कितना है भैया, तो गणित का परसेंटेज ये रहा, कहाँ है गणित का परसेंटेज, 30%। गणित का परसेंटेज 30%। तो देखो 10% बराबर 1 घंटा, 30% पूछ रहे हैं, तो मैं 3 से गुणा कर दूँ। आप बताओ, मैं 3 से गुणा कर दूँ तभी 30 बनेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दूँ, तो 30% कितना हो जाएगा, 3 घंटा। समझ गए होगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके ऑप्शन दोस्तों नहीं दिए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 घंटा। बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है, अन्य विषय को पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है, यदि यह समय वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है, यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे की पढ़ाई की हो, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है। तो साथियों ये क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पैट के लायक क्वेश्चन नहीं है, यूपी पैट के लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके उसमें पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मल आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लेता है, ठीक है, यदि वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है, यानी कि ये 10% जो है समय, 10% के बजाय जो पहले गणित जो अन्य विषय को पढ़ने में लगता था 10% समय, लेकिन अब जो कर दिया उसने 15% समय अन्य विषय को पढ़ने में लगाता है। लेकिन ये 5% जो समय आया है वो कहाँ से निकल कर आया है, जो मैथ था, मैथ में से निकल कर, मालूम मैथ का कुछ भी परसेंटेज रहा हो तो उसमें से निकल कर जो 5% समय अन्य को दे दिया गया है। तो पहले उसे वह 20 घंटे की पढ़ाई करता है, यदि वह 20 घंटे की पढ़ाई करता है दिन में, तो गणित पढ़ने के लिए कितना समय आएगा। अब सुनो, ये 20 घंटे की पढ़ाई डेली करता है, तो डेली 100% टाइम यूज करता है, और 100% टाइम का मतलब है 20 घंटा। ये कहना है कि डेली 20 घंटे की पढ़ाई करता है, तो 100% ही तो पढ़ाई करता होगा, तो 20 घंटा पढ़ाई करता है। तो 20 पंजा, अभी देखते हैं, 20 पंजा 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 5% की वैल्यू 1 घंटा दे रखी है। 5% की वैल्यू 1 घंटा दे रखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि गणित को प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है। प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है। तो गणित पढ़ेंगे, तो देखो गणित में अभी देखते हैं, गणित यह है गणित, ये देखो गणित जो था पहले 30% था, लेकिन इसका जो समय है 5% निकाल दिया गया, और ये किसे दे दिया गया, ये दे दिया गया अन्य के लिए, ठीक है। तो अन्य के लिए दे दिया गया, तो अब गणित का रह गया कितना, 25% समय। तो ये कह रहे हैं, तो बताओ गणित पढ़ने के लिए समय का अंतर क्या है। तो समय का अंतर कितना आ गया, पहले 30% था, अब 25% है, तो अंतर कितना आ गया, अंतर तो 5% का ही आया है, 5% का ही अंतर आया। तो 5% का अंतर है, तो 5% की वैल्यू निकालनी है मुझे, और 5% की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 1 घंटा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 घंटा। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर हमारा आ जाएगा 1 घंटा, ठीक है। ये कह रहा है प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है। तो पहले 30% समय यूज करता था गणित पढ़ने के लिए, और अब करता है 25%, क्योंकि 5% उसने यानी कि अन्य के लिए दे दिए थे यहाँ से गणित से निकाल कर। तो जो अंतर अब कितना है, अंतर है 5% का, जबकि मैंने 5% निकाल रखा था 1 घंटा, तो ये हमारा 5% ही पूछ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है 1 घंटा। तो थोड़े से इसमें हिलक सकते थे स्टूडेंट, इसलिए मैंने बताया कि ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। अब चलते हैं हम अगली डीआई की तरफ। ये मैंने पाई चार्ट करा दिए, और ये डीआई है बार ग्राफ की, बार ग्राफ की डीआई है। ये राकेश यादव सर की किताब से मैंने डीआई ले रखी है, क्योंकि वाटर मार्क दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, बार ग्राफ में समस्त विश्व से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, दर्शाया। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आप पढ़ भी सकते हो, ना भी पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहती नहीं है। आप बस इस पर फोकस कीजिएगा, ये क्या है, ये चीज़ देखनी है। तो अभी देखते हैं, ये है
0, 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35। और इधर 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ये वर्ष दे रखे हैं। तो वर्ष दे रखे हैं इसमें, ये निवेश दे रखा है इसमें कि 1992 में इतना निवेश हुआ था, 1993 में इतना निवेश हुआ था, 1994 में इतना, और 1997 में इतना ये निवेश हुआ था। ठीक है, यानी कि समस्त विश्व से भारत में निवेश हुआ था। तो अब करते हैं क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे क्या है। 1992 से 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है? तो 1992 और 93 में, यानी कुल बताओ कितना है। तो 1992 और 1993 में, तो दोनों को भाई साहब जोड़ना है, कुछ नहीं है। तो जोड़ना कितना है? ये 5.7 है और ये 10.15 है। अब बहुत से लोग तो इसमें पॉइंट की वजह से जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो मैंने बता दिया, देखो पॉइंट है ना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के सीध में पॉइंट रखते हैं, बाकी सब चीज़ ऐसी रखते हैं। देखो यहाँ 2 संख्या है पॉइंट के बाद, और यहाँ एक ही संख्या है, तो यहाँ भी 2 संख्या बना लेंगे। ठीक है, बराबर हो गया। अब इधर 0 मत लगा देना 5 से पहले। देखो अब इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 7 और 1 8, पॉइंट लगाएंगे, 10 और 5 15, तो ये हो गया 15.85। तो ये किस में होगा? इसमें तो कुछ देना लिखा है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं किसमें। 15.85 तो करोड़ में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो गया 15.85। कहाँ पे रखा है? 15.85 करोड़, ये हमारा आंसर है। देखो कितना ईजिली था, जोड़ का क्वेश्चन था, है ना, ईजिली, ये ऐसे ईजिली आते हैं, इसलिए फुल में फुल स्कोर करते हैं लोग। दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष में द्वितीयक सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया था? यानी कि सबसे हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट। तो भारत में कौन से वर्ष में बताओ द्वितीयक सर्वाधिक FDI निवेश किया गया था? तो द्वितीयक कहाँ पे? देखो सबसे ज़्यादा तो इसमें, लेकिन द्वितीयक कौन सा है? ये है 24 वाला, यानी कि 1996 जो वर्ष है ना, वो हमारा सेकंड हाईएस्ट FDI वाला ईयर्स था, 1996। ये हमारा आंसर है। कितना इजीली क्वेश्चन होते हैं, आगे देखते हैं। सभी वर्ष के औसत निवेश के साथ 1997 में किए गए निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सुनो, इसमें क्या पूछा है? देखो सभी वर्षों का औसत निवेश देखो, ठीक है, ये आ गया औसत निवेश, और उसके बाद में 1997 का निवेश देखो, और उसके बाद अनुपात निकाल दो, बस। तो देखो सभी का औसत कैसे निकालेंगे? तो सभी को जोड़ दो, और जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6, तो उनसे भाग कर दो। तो जोड़ने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसे पॉइंट के बाद हर किसी में 2 संख्या दिख रही है, लेकिन इसमें 2 संख्या नहीं दिख रही हैं, तो मैंने 7 के आगे भी एक 0 लगा दिया, यानी पीछे, तो हो गए 70। अब हो गई 2 संख्या, अब जोड़ सकते हैं हम। देखो यानी कि 6 3 9, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 6, 6 3 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 का हो गया 2, 22 का 2 हो गया, बचा कितना? 2, 3 और 3 6, 7 8 9 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, हासिल बचा 1। तो ये हो गया 1 4 5, 1 हासिल का 6 7 4 5, 1 हासिल का 6 6 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल बचा 1 बचा। अब देखते हैं 3 3 और 3 6, 1 हासिल का 6 हो गया, 6 और 1 7 8 9 और 1 10, तो ये आ गया मेरा, यानी कि 10, और हाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, 101.92। अब औसत निकालना है, तो 5 से में भाग, कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 संख्या है, 6 वर्ष है, तो 6 से मैं भाग करूँगा। अब यहाँ पे काट के निकालेंगे कितना आएगा, काट के निकालेंगे कितना है। अब ये कह रहा है 1997 से, इसे देखते हैं, पहले इसे डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, 3 9 और 2 3 4, 2 से काटेंगे, 2 5 10, यानी कि 50 19 19 हो गया, 2 9 18, और ये बचा है 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 50.96, और 2 3 6। फिर काटेंगे 3 से, तो 3 से 6 9 चलो यही रहने दो अभी फ़िलहाल के लिए। कितना है? 50.96 बटा 3। अब अनुपात निकालना है, किसका? 1997 के से, ठीक है। 1997 में कितना है? 31.36, कितना है? 31.36,
3 6 ये आ गया हमारा 1997 का। अभी देखते हैं 5096 और मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ 5096 3196 यानी कि 5096 और ये है 3136। अब 3 नहीं, जो बटे वाले हैं वो इधर ही पहुँच जाएंगे, 3 बटे वाले इधर पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव से 2 दशमलव से कट जाएंगे, ठीक है, काट सकते हैं। अब ये क्या है, यह है हमारा रेशो। अब यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे, काट सकते हैं हम। देखो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 15 30 और 13 हो गया, 2 6 12 और 2 8 16, ये 3 आ गया। और इधर काटेंगे 2 25, इधर काटेंगे 2 25 और 48 दूनी 96, ठीक है। और भी काटेंगे, 7 4 11 11 8 19 और काटेंगे। अभी आराम से 4 से कट जाएंगे, 4 6 24 हो गए 14, 4 3 12 हो गया 28, 4 7 28 और इधर काटेंगे 4 3 12, 4 3 12 और ये हो गया 4 3 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो हमारा ये आ गया कितना, हमारा आ गया यहाँ 637 अनुपात 392 गुणा 3, 637 अनुपात 392 गुणा 3। तो ये आ गया हमारा 637 गुणा 392 इंटू 3। तो अभी 1 मिनट रुकिएगा, 637 अनुपात 392 गुणा 3 ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी और काटेंगे तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि पहले अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखता है तो उसे पहली बार स्किप कीजिएगा, उस लास्ट टाइम में देखते हैं, सही है। अब देखो और काटेंगे, काट सकते हैं अभी, और भी काट सकते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 9 27 का 7 हासिल बचा, 2 3 3 9 9 और 2 9 और 2 11, यानी कि लगभग आएगा। यहाँ कुछ सिली मिस्टेक जरूर हुई है, यानी कि 1 अनुपात 2 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 6 है तो यहाँ 637 है तो इसका डबल ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इतना अंतर दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हुई होगी। तो मैं इस पर तुक्का भी मार सकता हूँ कि 1 अनुपात 2 इसका आंसर आएगा। बाकी कुछ सिली मिस्टेक जरूर है, तो आप प्लीज़ इसको कैलकुलेशन देख लें। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले, तो वो हमें मैनेज करने पड़ेंगे। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1996 और 1997 में किए गए निवेश का अंतर कितना है। तो 1996 और 97 में किए गए निवेश का अंतर, तो 1996 97 में इसका डिफरेंस देख लो, बस यही आंसर हमारा। तो 1996 और 97 में तो अंतर कितना है, तो अंतर है इसका 96 97 का, तो यह है 31.36 और यह है 24.33। देखो 6 में से 3 गया 3 और ये 3 में से 3 गया 0। इधर देखते हैं 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11 में से 4 गए 7, बस 7.03 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.03 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन रहा ये वाला। चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो 5 क्वेश्चन हो गए इसके, डीआई खत्म हो गई। अभी हम अगली डीआई पे चल रहे हैं और यह डीआई दे रखी है, ये बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ की डीआई दे रखी है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या दे रखी है, इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या दे रखी है। अब यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी बनती है गलत करने की। ये जो है ना डार्क वाला, ये पुरुष को शो कर रहा है, यह हल्का जो डार्क है वो यानी कि ब्राउन कलर का है वो महिलाओं को शो करता है। बाकी ये संख्या दे रखी है, यानी कि इतने लोगों की संख्या है, ये नंबर ऑफ पीपल दे रखा है कि इतने लोगों की संख्या है, कि ये यहाँ पे 3500, ये 3400। और ये संगठन दे रखे हैं कि ए संगठन, बी संगठन, सी संगठन, डी और ई संगठन। तो सभी चीज़ देखने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो देखो इन्होंने कहा है कि सभी संगठन में महिलाओं की संख्या जोड़ लो और पुरुषों की संख्या जोड़ लो और सभी का अंतर निकाल लो। तो देखो काले काले जोड़ लेंगे और हम ये गोरे गोरे जोड़ लेंगे और उनका अंतर देख लेंगे। तो सुनो कैसे जोड़ेंगे आप। यहाँ देखो 3500 है, यह है 3500, यह है कितना 4500, ये कितना है यानी कि 4500 और ये 5000 के बीच में है, तो इसका मतलब 4750 है। ये कितना है, ये 2000 और 2500 के बीच में है, तो इसका मतलब 2250 है, ठीक है, मतलब है तो आधे आधे कर लेंगे। इधर देखते हैं 3000 3500 के बीच में है, यानी कि यहाँ है
3250, ठीक है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो अभी देखते हैं क्या, देखो ये तो 3500 पूरे हो गए, पूरे पूरे वाले कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे, सब बात छोड़ो, इन दोनों को देखेंगे, लास्ट वालों के लिए, इनको क्या देखेंगे, ये कितना है, ये है, ये 2000 से ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ मान लेता हूँ, तो ये हो गया 2500, ठीक है, इसको नीचे ले आ रहा हूँ तो ये होगा 3000, ठीक है, 3000 हो गया, तो 2500 3000 कितने हो गए, 2500 3000 हो गए 5500, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये कितना है, ये कितना है, ये है 4500, ठीक है, 4500, तो इसका तो कोई है ही नहीं जोड़ने के, और ये तो पूरे पूरे हैं, तो 3500 और 4500 कितने हो गए, यानी कि 4 4 8000, तो 8000 ये हो गए, ठीक है। तो ये रहा हमारा, तो देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये 5 और 5 10,000 और 8 18,000, तो ये 18,000 तो ये हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे हम, अब किसे जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे इन वालों को, ठीक है, यानी कि महिलाओं को, तो महिलाओं को जोड़ेंगे, तो महिलाएं 3000 ये हो गई, 3 और 3.5, 3 और 4 7, 7 और ये हो गई 1500 और 3500, 5000 ये हो गई, तो 7 5 12, 12 और ये हो गई तुम्हारे यानी कि 3750, तो 12 और 37, 12 और 3 15, 15,750, तो 15,750 ये हो गई महिलाएं। तो देखो अंतर कितना है, इनका अंतर देखना है, तो अंतर कितना है, ये 18,000 है, ये 15,750 है। अगर 750 को मैं हटा दूँ या 15,000 मानूँ तो अंतर हो जाता है 3,000 का, लेकिन यहाँ तो 750 ज़्यादा है, तो अंतर रह जाएगा 2,250 का। आप घटा के देख सकते हैं, तो 2250 का अंतर है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या आंसर 2250 है, तो हाँ जी, आंसर 2250 नहीं है, तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, दोबारा जोड़ते हैं, कुछ नहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है 2050 ही आए आंसर। तो एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है, यह देखते हैं 3000 और ये 4000, ये हो गए 7000, 3500 और तुम्हारा ये हो गया 1500, 3500 1500 5000, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और ये हो गया तुम्हारा 3500 से 250 ऊपर, तो 12 और 3 15, 15 और 750, यानी कि 15,750। महिलाएं तो इतनी आ रही हैं, लेकिन पुरुषों को एक बार जोड़ने की ज़रूरत है। महिलाएं तो हैं 15,750, 15,750, लेकिन पुरुषों को जोड़ने की ज़रूरत है। तो देखो पुरुष हो गए 3500 और ये हो गए 4500, तो ये हो गए 4 और 4 8000, ये तो 8000 हो गए, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये हैं 4750 और ये हो गए कितने 2250, तो 4750 और 2250 कितने हुए, तो 4750 में 250 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे 5000, 5 और 2 7000 हो जाएंगे, 7000 और इधर हो जाएंगे 3250, ये हो जाएंगे 3250, तो 7 और 8 कितने हो गए, 8 7 15, 15 और 3 18, यानी कि 18,250 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 18,250, तो 18,250 और ये हो गए 17,750, 17,700 सॉरी 15,750, 15,750। तो इन्हें अंतर देखेंगे, 0 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5 और इधर यहाँ बचा 17, 17 में से 5 गए 2, तो ये 2500 पूरा आंसर आ रहा है हमारा भाई साहब। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये 2500 पूरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या डी में पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है। तो देखो सभी संख्या में हमने अभी देखा था महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या है 15,750 हमने अभी जोड़ी थी, ठीक है। तो ये कुल संख्या है, लेकिन अब इसका औसत निकालेंगे हम, तो औसत भी देखेंगे कितने संगठन है, तो जितने संगठन है उससे भाग कर देंगे, तो जितने संगठन है उससे भाग कर देंगे, तो A B C D E 5 संगठन है, तो B से भाग करेंगे 5 संगठन, यानी कि 15,000
अभी थोड़ा सा और देखते हैं, यानी कि 15,750 भाग करेंगे 5 से, यह आ गई औसत संख्या। और यह कह रहा है डी से, डी में पुरुषों की संख्या से कितना अधिक है। तो डी में पुरुषों की संख्या अभी देखते हैं इसका कितना आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 से 75 काटेंगे तो 15 पंजे 75 और 1 जीरो उतार लेंगे, 3150 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डी में पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है। तो डी में पुरुष कितने हैं, तो डी में पुरुष है, यानी कि जो डार्क वाला पुरुष को शो करता है, तो डी में पुरुष है 2000 और 2500 के बीच में 2250, तो 2250 हो गए पुरुष। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितने अधिक हैं। ठीक है, कितने % अधिक है। तो देखो अधिक देखते हैं कितना है, तो 2250 से 3150 के बीच में हमें जाना है। तो अभी देखते हैं, तो 750 तो ये रहे और 150 और, यानी कि 900 अधिक है, 900 अधिक है। ठीक है, अब मुझे % निकालना है, तो 900 बटा कितने से अधिक है, यानी कि 2250 से और गुणा 100 करेंगे हम। ठीक है, % निकालने के लिए यही करते हैं ना। तो अभी देखते हैं, यहाँ काटेंगे किससे, यानी कि 900 बटा 2250 बटे गुणा 100, तो यह आ जाएगा हमारा डी में पुरुषों, यानी कि 900 बटा 2250 और गुणा 100। अभी मैं 0 से 0 काट सकता हूँ। ठीक है, अब काटूंगा मैं 25 से, 25 चौका 100 और 25 नेमा 225, 9 धाई 90, यानी कि 10 चौक 40। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 40% आंसर आ जाएगा। ये भी CGL मेंस 2016 में आया हुआ है। मेंस के पेपर में आप देख सकते हैं कितना अच्छे लेवल का पेपर होता है मेंस, तो उसमें आया हुआ है। अब देखते हैं संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या का डी और ई के पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। तो BC में महिलाएं और DE में पुरुष, बस ये देखना है। तो BC में महिलाएं, तो अभी देखते हैं BC में महिलाएं और DE में पुरुष। तो BC में महिलाएं और DE में पुरुष। तो B में महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं इसको शो करती हैं हल्के वाले को। BC में महिलाएं कितनी हैं, तो ये हो गई 3500 और 4000, ये हो गई 7500। ठीक है, अब D और E में पुरुष, तो D और E में पुरुष कितने हैं, ये हैं 2000 से ऊपर और ये हैं 3000 से ऊपर। तो मैंने ऊपर वाले इसमें डाल दिए, ये हो गए 2500, यह हो गए 2500, यहाँ तक बढ़ा लिया मैंने 2500, और ये हो गए 3000। तो 3000 2500 कितने आ गए, 3000 और 2500 आ गए, यानी कि 5500, ये आ गए 5500। अब मैं इसका रेशो निकाल लूँगा, तो रेशो निकालूंगा तो इसे काटूंगा, तो काटूंगा कैसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब 5 से कट जाएंगे, 5 15 पंजा 75 और 5 11, यानी कि 15:11 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 15:11। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, तो 15:11 इसका भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नहीं आए इसके, तो 15:11 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी संगठनों के कुल पुरुष की संख्या सी डी और ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज वाला चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। ये कह रहे हैं ए बी संगठनों के कुल पुरुष, तो यहाँ पर मुझे ए और बी संगठन के कुल पुरुष देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो ए और बी संगठन के कुल पुरुष जो हैं, यहाँ देखूँगा, ये है ए और ये है बी, इसके कुल पुरुष देखेंगे तो पुरुष क्या दर्शाता है, डार्क वाले को, देखो ये है, सही है। तो इसके कुल पुरुष देखेंगे तो 3500 और 4000 कितना हो गया, सॉरी 3545 हो गया, 4000 8000, तो यहाँ हो गया 8000 हो गया ये चीज़, 8000 हो गई ये चीज़। अभी देखते हैं हम और क्या पूछा है इसमें, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इससे, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो ये 8000 तो ये हो गए, ये हो गए 8000। तो ये कह रहा है सी डी और ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ भी देखेंगे पुरुष कितने हैं, यहाँ भी देखते हैं पुरुष कितने हैं, सी डी और ई में, सी डी और ई में कुल कितने पुरुष हैं। ठीक है, तो यह पुरुष देखेंगे सी डी और ई में पुरुष, तो ये है कितना, यह 4500 है। तो 4500 है, मैंने 4500 से ऊपर है तो 4500 से नीचे ले आऊँगा मैं, ठीक है, यानी 4500 मानूंगा मैं, ऊपर वाले नहीं मानूंगा। अब यहाँ जो है 2000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर है, तो मैंने इसको जो फालतू वाला है इसे दे दिया, तो ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है,
और ये यहाँ तक हो गया बस। तो ये हो गया कितना 4500 ये, और ये हो गया 2500। 4500 2500 यानी कि 4 और 3 7000। तो 7000 तो ये हो गए। अब ये और जोड़ेंगे, 3000 से ऊपर है तो 3250, 3250। तो 0 5 2 7 3 10, तो 10250 ये रहा आंसर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा अपना आंसर। तो आंसर मेरा रहा ये, देखो ये रहा ए और बी रहा कितना 8000, और ये रहा 10250। तो ये कह रहे हैं सी डी और ई संगठन के कुल पुरुषों का कितना प्रतिशत है। तो ये हटाऊंगा मैं, ये ए और बी संगठनों का कुल पुरुषों की संख्या सी डी ई के कुल पुरुषों का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ में का और से लग जाए तो उसे नीचे रखते हैं और परसेंट लगाने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने 1 0 से 1 0 फंटा दिया है, 1 0 से 1 0 फंट गया। तो अब क्या करेंगे हम, और काटेंगे तो 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 20 बार जाएंगे, और 5 5 25, यानी कि 205 आ जाएंगे यहाँ पे। और यह आ गया हमारा आंसर, ये 8000 गुणा 2 यानी कि 16000 का लेंगे हम, यानी कि 8 दूनी 16000, 16000 बटा 205। अब समझो ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ 205 से ना 16000 को काटना इतना आसान काम नहीं है। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर मैं 2000 नीचे 200 है, 200 की जगह मैंने यहाँ 0 मान लिया, 5 की जगह 0 मान लिया, ये 200 मान लिया। अब 200 मानूंगा मैं, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 160 बच्चा। तो ये 80 परसेंटाइल लगभग आ जाएगा। तो ये 80 परसेंटाइल लगभग आंसर आ जाएगा, 80 परसेंटाइल के यानी 80% के समथिंग ये आंसर आ जाएगा। तो 80% के समथिंग देखो, अब मैं तुक्का लगाऊंगा, अब ईजिली तुक्का लगा सकता हूँ। ये 47% है, हटा देंगे। यह 80 से बहुत ऊपर है, 87, ये भी हटा देंगे। ये 80 के पास में कौन सा दिख रहा है, ये भी 80 से 6 कम है, ये भी हटा देंगे। ये 80 के समथिंग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो यही हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी लगाना पड़ता है क्वेश्चनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगली डीआई की तरफ। तो अगली डीआई क्या कहती है हमारी, ये दंड आरेख की डीआई है। तो इसमें ये एसएससी सीपीओ में पूछी गई है। बॉयज़ जो डिनोट करता है वो डार्क को करता है, और गर्ल्स करता है ये वाइट को, सही है, ब्लैंक वाले को। और ये 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 ये क्लास है, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं इधर, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इधर दे रखे हैं। अभी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन देखते हैं। वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वह कौन सी कक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकट है। तो सबसे पहले मुझे लड़कियों की औसत संख्या निकालनी पड़ेगी, सही है। तो लड़कियों की औसत संख्या निकालूंगा मैं। तो देखो लड़कियां किसे डिनोट करती हैं, ब्लैंक वाले को, तो ब्लैंक वाले को डिनोट करेंगे। तो देखो लड़कियां देखेंगे, यहाँ पहले वाले में 6ठी क्लास में ये 70 लड़कियां हैं, देखो ये हो गई, सॉरी ये हो गई 70 लड़कियां। इधर देखते हैं 7वीं क्लास में ये हो गई 100 लड़कियां, इसे जोड़ेंगे। इधर हो गई 8वीं क्लास में हो गई 50 लड़कियां, 50 जोड़ूंगा मैं। इधर हो गई आपके 80 लड़कियां, थोड़ी सी ऊपर हो गई, ये 80 लड़कियां, 80 हैं। और इधर ये 80 लड़कियां। इधर देखते हैं ये कितना है, ये है 90 लड़कियां। ठीक है, ये 90 लड़कियां। तो इन्हें सबको जोड़ देंगे हम, सबको जोड़ देंगे, कितना आ गया, अब देखो जोड़ेंगे हम। तो 7 और 90 ये हो गए 160, 160 260, 260 और 8 5 13, 260 और 130 190, 290 और ये 390 हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 390, यानी कि 190 जो, ठीक है, और 7 5 12 ये 190 और 70 260 260 310 300, ये 390 हो रहे हैं। अब इनका औसत निकालना है मुझे। तो औसत कैसे निकालूंगा, जितना भी ये है ना बटे कर दो
जितने भी क्लास है उतनी, ठीक है। तो क्लास कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5 क्लास, तो 5 क्लास से भाग कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 5 से काटूंगा मैं। अब देखो इसकी भी काटने की ट्रिक है, यहाँ मैं 2 से गुणा करूँगा और यहाँ भी 2 से गुणा करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा 39 दूनी होता है 78, 39 दूनी होता है 78, ये आ गया। और 5 दूनी होता है 10, तो देखो 1 0 से 1 0 फंट गया, 1 0 से 1 0 फंट गया, तो बचा कितना 78। तो ये 78 जो आया है ये एवरेज लड़कियों की संख्या, ये 78। तो ये कह रहे हैं, ये बताओ कि लड़कियों की औसत संख्या के निकटतम ऐसी कौन सी क्लास है जिस क्लास में लड़कों की संख्या है। तो देखो 78 के नज़दीक में कौन सी संख्या है लड़कों की, तो देखो ये तो है 90, सॉरी ये तो पहुंच गई 90, ये तो है नहीं, ये 80 है, ये हो सकता है क्योंकि 78 के नज़दीक में है। ये तो बहुत कम है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी कम है, 70 है लगभग, ये भी नहीं होगा, और ये भी कम है, ठीक है। तो कौन सी क्लास बची, ये क्लास बची हमारी, ये वाली क्लास बची, क्लास 6। तो आप देख सकते हैं क्लास 6 हमारा आंसर है, क्लास 6 हमारा आंसर है औसत संख्या के निकट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या कितनी है। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। लड़कियों की तो हमने देख लिया अभी 78 है, लेकिन लड़कियों की पूछी नहीं है, आगे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, देखी जाएगी, लेकिन अभी लड़कों की पूछी है। तो लड़कों की संख्या को जोड़कर जितने भी क्लास है उससे भाग कर देंगे, औसत संख्या निकल आएगी। तो लड़कों की संख्या देखते हैं कितनी है, तो ये हो गई 80, 8 4 12 120, और 9 210, और 7 280, और 7 350। 350 लड़कों की कुल संख्या है हर क्लास, सभी क्लास में, लेकिन प्रति क्लास देखेंगे तो जितनी संख्या है उतनी भाग कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 क्लास हैं तो 5 से भाग कर देंगे, 5 7 35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 70। 70 है प्रति क्लास में लड़कों की संख्या, तो आंसर हमारा कितना है 70, ये हमारा आंसर है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं। वह संख्या कौन सी है, वह कक्षा कौन सी है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं। बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हैं। उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी पूछ रहे हैं, यानी कि लड़के लड़कियाँ दोनों होनी चाहिए इसमें। तो सबसे ज़्यादा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा योग बैठ रहा है भाई ज़्यादा है। यहाँ कितना योग बैठ रहा है, यहाँ योग बैठ रहा है पहली क्लास में 8 और 7 15, यहाँ 150 ही बैठ रहा है। आगे देखते हैं यहाँ कितना बैठ रहा है, यानी कि 100 और 40 140, ठीक है। तो ये तो इससे भी कम हो गया, ये तो इससे भी कम हो गया, तो इसे तो हटा ही देंगे, यानी कि इस वाली क्लास को तो हटा ही देंगे। अब देखते हैं 150 से ऊपर है कोई नहीं। अब इसमें देखते हैं ये कितना है 90, और ये कितना है 50, तो 90 50 ये 140 हो रहे हैं, तो इसको भी हटा देंगे, ये तो इससे भी कम है 150 से ही। इधर देखते हैं ये है 80 और ये है 70, तो ये 8 7 15, ये है 150 और ये भी 150 है, ये दोनों बराबर हैं। अभी देखते हैं और कोई कम ज़्यादा है नहीं। ये देखते हैं कितना है, ये है 90 और ये कितना है, ये है 70, तो 90 और 70 हो गए 160। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल गया हमें, क्लास 10th में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिल गया हमें, क्लास 10th यानी कि 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा 160 स्टूडेंट है। तो सर्वाधिक संख्या कौन सी में है, क्लास 10th में, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 7 8 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। बस बहुत आसान है, 7 8 9 में, 7 8 9 में लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो 7 8 9 देखते हैं, 7 8 9, तो देखो 7 8 9, 7 8 9, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो यहाँ कितना है, साथ में पहले लड़के देखेंगे, लड़के कितने 40, यहाँ देखेंगे 90, तो 9 4 13 और ये हो गया 70, यानी कि 13 और 7 20, यानी कि 200, यानी कि लड़के हो गए 200। यहाँ देखेंगे लड़कियाँ, लड़कियाँ कितनी हैं 100, और यहाँ हो गई कितनी 50, यानी कि 150, और ये हो गई कितनी 80। 150 और 80 कितना हो गए 230, 150 और 80
230। तो यहाँ रेशो निकालेंगे, 0 0 कट गया, 20:23, ये हमारा अनुपात आ जाएगा 20:23। अब देखते हैं क्वेश्चन में 20:23 है नहीं है, तो 20:23 आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आ गया 20:23, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन कभी कभी दे रखे होते हैं और कभी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम एक बार को स्किप भी कर देना चाहिए क्वेश्चन जब टिपिकल आए तो। अब हम अगली DI की तरफ चलते हैं और DI की तरफ चलते हैं, अगली DI की तरफ। और इसमें क्या है, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अलावा तुम्हें कुछ भी DI के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2008 और 2009 की एक DI दे रखी है, ठीक है। क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं कि इतने इतने नंबर हैं, और इधर ये डार्क जो है 2008 वर्ष को दिखाता है और ये ब्लैंक जो है वो 2009 वर्ष को दिखाता है। सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी होती है। उसके बाद ये देखना होता है कि ये क्या है सब्जेक्ट, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, ये कंप्यूटर को, ये जूलॉजी को, बॉटनी को, ये माइक्रोबायोलॉजी को, ये दिखाता है आपको बिटकैनोलॉजी को, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद समझ आओगे। किस विषय की मांग अधिकतम है, तो भैया किस विषय की मांग अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा विषय ऊपर को दिख रहा है हमें, तो सबसे ज़्यादा ऊपर को दिख रहा है हमें, आपको कौन सा विषय दिख रहा है सबसे ज़्यादा, आपको दिख रहा है ये वाला, यानी कि केमिस्ट्री विषय की मांग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही वाले हैं, जोड़ के देख सकते हैं, तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विषय की मांग न्यूनतम है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम जो मांग है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम मांग है वो है इस वाले विषय की, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिटकैनोलॉजी की सबसे ज़्यादा न्यूनतम मांग है, लेकिन ऑप्शन में बिटकैनोलॉजी शायद नहीं है, तो ऑप्शन में बिटकैनोलॉजी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वैसे तो बिटकैनोलॉजी की सबसे ज़्यादा न्यूनतम है, लेकिन ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन ऑप्शन में ऐसे देखना हमें कि किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कम न्यूनतम मांग है। तो स्टैटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है स्टैटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इनमें देखनी है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ये हमारा लोएस्ट है, न्यूनतम मांग है, वो बॉटनी में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा बॉटनी। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, बॉटनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समाप्त की ओर है। और रसायन शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी, तो अभी देखते हैं रसायन शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी। यहाँ देखो रसायन शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी बढ़ी। देखो रसायन शास्त्र ये है, रसायन यानी कि केमिस्ट्री होती है, सही है। तो यहाँ देखते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि पहले 2170 स्टूडेंट 2008 में लिया था केमिस्ट्री, और अब 2009 में 2580 ने केमिस्ट्री ले ली, यानी कि 2170 2008 में लिए थे और अब हो गई 2580, अब 2009 में केमिस्ट्री ले रखी है, सही है। तो इतने बढ़ गए, कितने बढ़े ये देखते हैं। तो घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, और 8 में 7 गया 1, और ये 25 में से 17 गया 4, तो 410 ये बढ़ गए, ठीक है। अब ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं कितने बढ़ गए, तो कितने पे बढ़े हैं, ये 2170 पे बढ़े हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग हो जाता है कैलकुलेशन करना, और बहुत से लोग यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ मैं काटने की कोशिश करूँगा, यह आ गया 41/217, और यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 2 जीरो, तो 2 जीरो मैंने इसके पीछे ही उतार लिए, तो 41/217 है ये ऑप्शन में। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये टिपिकल महसूस हो सकता है। क्या है 4100/217, पता है टिपिकल क्यों महसूस हो सकता है, क्योंकि महसूस इसलिए हो सकता है टिपिकल, क्योंकि 217 कट नहीं रहे हैं, अब इसमें से कुछ भी कटने को नहीं रहा है, तो हमें 217 से ही भाग करनी पड़ेगी 400 यानी 4100 के लिए। अब ऑप्शन भी बहुत नज़दीक में है, 17, 18, 19, 21, तो इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन भी इतना फास्ट नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखो मैं 200 का पहाड़ पढ़ूंगा, यानी कि कितनी बार जा सकते हैं, देखो 410 मान लेते हैं, तो 2 बार तो जाएंगे नहीं, तो 1 बार जाएगा, ठीक है। जब मैं 217 से 4100 को भाग करूंगा, तो ये कितनी बार जाएंगे, ये जाएंगे 1 बार, तो ये 217, तो ये हो गए, बचा कितना ये बचा 10 में से 7 गया 3, और इधर बचा आपका 0, और 10 में से 1 गया, तो ये 9 बचा,
और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 193 बचा, 1 जीरो मैंने और उतार लिया। अब ये 1930 हो गए, 217 से मैं भाग करूँगा तो कितनी बार जाएंगे, तो मैं 200 को ही मान लेता हूँ, यानी कि 200 की 6 बार गुणा करता हूँ 12, यानी कि 200 की यानी कि 7 बार, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि 9 बार गुणा करता हूँ तो 9 दूनी 18 हो जाते हैं। देखो यहीं पर क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं 8 बार गुणा करता हूँ तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल बचा 5, और 8 एकम 8, 8 और 5 13 के 3 हासिल बचा, 13 का 3 हासिल बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। अब यहाँ घटा के देखते हैं, 10 में से 6 गए तो यहाँ 4 बचा, यानी कि 2 बचे यहाँ पे, 12 में से 3 गए यानी कि 9, और यहाँ बचता है आपका 18 यानी कि 8, 8 में से 7 गया तो 194 है। क्या और भाग जा सकती, यानी कि 19 बार भाग जा सकती, यानी 9 बार नहीं जा सकती, क्योंकि ये 217 से नीचे आ रहे हैं। तो ये 18 दशमलव कुछ ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो अब मैं तुक्का मार सकता हूँ कि 18 दशमलव कुछ आंसर आएगा, तो 18 दशमलव कुछ आंसर ये रहा मेरा। तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ सकती है एक आध क्वेश्चन में, बाकी इतने ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं क्वेश्चन। भौतिक शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी, तो बस भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी। तो फिजिक्स जो है पहले 1240 ने लिया था, पहले लिया था 1240 ने 2008 में, और अब लिया है 1454 ने 2009 में लिया है। अब देखते हैं कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी, 4 में से 0 गया, सॉरी 4 बचा, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 12 गए 2, यानी कि 214 बढ़ गए 1240 पे, 214 बढ़ गए 1240 पे, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मुझे गुणा भी करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़े से हल करता हूँ इसे, 0 से 0 फंटा दिए मैंने, जब 0 से 0 फंटा दिए और भी कट जाएंगे, 2 107 बार जाएंगे, 2 7 यानी कि 2 ढाई 20 और 2 सत्ते 14, और यहाँ 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी कि 107 ये आ गया। 107 के पीछे 1 जीरो बटा 62, तो 107 के पीछे 1 जीरो। अब मैं क्वेश्चन की तरफ ही चल रहा हूँ, वहीं सॉल्व करूँगा इसे क्वेश्चन को। तो ये है 107 के पीछे 2 जीरो और 62, देखो ये है 107 के पीछे 1 जीरो बटा 62। अब मैं इस क्वेश्चन करूँगा, यह भी क्वेश्चन सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सही है, यह भी क्वेश्चन सेम वही क्रिएट करेगा। तो 107 बस थोड़ी सी और 62 की मैं 2 बार तो गुणा कर नहीं सकता, 62 दूनी 124 होते हैं, तो 1 बार गुणा करूँगा। मैं यहाँ करके आपको बता दे रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताने पड़ रहे हैं। तो 62 एकम 62 बचा कितना, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 1 जीरो और उतार लिया मैंने, ये होगा 450। अब 62 को हम पहाड़े पढ़ेंगे, 62 क्यों पढ़ेंगे, हम तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 का क्यों पढ़ेंगे, हम तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 3 18, 6 7 42, 7 बार जा सकते हैं, और 6 8 48 करेंगे, यानी कि 8 बार करेंगे तो 48, यानी कि 480 से ऊपर पहुँचना है भैया। 7 बार करेंगे, ऑप्शन तो आ गया मेरा, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 17 दशमलव कुछ आएगा। 7 दूनी 14, 4 हासिल बचे 1, 7 6 42 और 1 43, बस ऑप्शन आ गया 17 दशमलव कुछ है, बात खत्म करो। तो ऑप्शन नंबर ये, तो ऐसा ही करना पड़ता है भैया स्पीड से, ये थोड़ी है लेके बैठ जाओ क्वेश्चन को। गणित चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी, तो गणित चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी, तो ये भी देखते हैं, इसे भी करेंगे। गणित चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी, कहाँ है गणित, ये है गणित। पहले 1870 थे, अब हो गए 2200, पहले 1870 थे और अब हो गए 2230, कितना बढ़ गया, 0, 13 में से 7 गया 6, और इधर 21 में से 18 गया, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो 360 बढ़ गया भैया, कितने पे बढ़ा है, 1870 पे। परसेंटेज लगाएंगे ना, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि लगानी ही पड़ेगी, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 0 से 0 फंटा देंगे, ठीक है। और कुछ है, और ये 187 मेरे हिसाब से कटने वाले नहीं है किसी भी संख्या से, ठीक है। तो 3600 बटा 187 मुझे सॉल्यूशन में निकालना पड़ेगा, 3600 बटा 187। आप टेंशन ना लें, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक बार आप पैटर्न समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। तो 3600 बटा 187, अगर डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली कर ले जाएंगे। अब देखो, मैं तो यहाँ थोड़ा सा और मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा देता हूँ। यहाँ मैंने 7 जो है ना, 7 जो है उसके जगह मैंने 0 मान लिया, कोई ऐतराज़ ना हो तब, ठीक है। 0 मान लिया मैंने, इसे फंटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना बचा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये 20, यानी कि 20 के समथिंग आंसर आएगा।
समझे? 20 के समथिंग आंसर आएगा। अब भाई साहब अब फिर आप चक्कर में पड़ गए, फिर चक्कर में पड़ गए। मैंने ओरिजिनल ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। अब आप फिर चक्कर में पड़ गए कि यार 20 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। अब समझो, अब क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ऐसा मान, अब तुक्का कैसे मारे? ये तो 21 है, ये 18, ये 17, ये 19 है, 20 तो है ही ना। तो समझो भैया, यहाँ मैंने ये नीचे वाली संख्या 7 कम ली है। जब मैंने 7 कम ली है, जब मैंने ये संख्या 7 कम ली है, तो 7 कम ली है तो यह कम ली है तो यह बढ़कर आएगी, ठीक है। तो ये बढ़कर आएगी। तो अभी जो मेरा 20 आया हुआ है वो बढ़कर आया हुआ है, तो बढ़कर आया हुआ है। अगर मैं ओरिजिनल संख्या से भाग करता तो यही चीज़ 20 से कम आती। तो 20 से कम कितनी आती? यानी कि 19 दशमलव कुछ आती। तो ऑप्शन नंबर हमारा 19.25 ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन को 100% सिक्योरिटी के साथ। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलेगा आपके पेपर में, तो इसके भी मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1, 2 और 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। आप पैटर्न समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये है 2009 से 2014 तक वाहन के 2009 से 2014 तक वाहन के 2 प्रकार पी और क्यू के उत्पादन को 1000 में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्न नहीं, मैंने थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने 2 ही प्रश्न दे रखे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये देखो, अब यहाँ समझो क्या है, ये क्रॉस है ना, क्रॉस दर्शाता है पी टाइप के, ये डॉट दर्शाता है क्यू टाइप को। अब आप समझ गए होंगे कि क्रॉस वाली चीज़ है ना वो सब पी टाइप को दर्शाती है, और ये डॉट वाली चीज़ है ना वो क्यू टाइप को दर्शाती है, ठीक है। इधर वाहनों की संख्या, नंबर ऑफ वाहन 1000 में, और यह वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजीली समझ जाओगे। 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में कितने % की कमी आई है? 2010 से 2011 क्यू में, अब समझो, 2010 से 2011 इन दोनों की बात करते हैं हम। 2010 से 2011 में क्यू में कितनी कमी आई है? तो देखो, डॉट तो दर्शाता है, ये तो दर्शाता है पी को, और डॉट दर्शाता है क्यू, ठीक है। तो मुझे तो डॉट वाला देखना है। तो डॉट कहाँ पे है? इसमें डॉट है ये और ये। कितनी कमी आई है? यानी कि कितनी कमी आई है? 150 से 125 हो गए, 150 से 125 हो गए। कितने घट गए? 25 घट गए। कितने पे घटे हैं? 25 घटे हैं कितने पे? 150 पे। 100 से गुणा करूँगा, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, तो ये हो गया 100/6। अब 100/6 हो गया। अब मैं और काटूँगा, 2 3 6, 2 50, 2 3 6 और 2 50। अभी मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा। 100/6 आ गया, ये है 100/6 आ गया भैया। तो 100/6, अब मुझे 2 50 100 और 2 3 6 यहाँ से भाग करूँगा तो क्या आ जाएगा? 16 3 48.3, ये आंसर आ जाएगा। और ये मेरा रहा आंसर, 16 3 48 भाग करके देख लो, 16.3 ये आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप की वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, पी को जोड़ लो और की को जोड़ दो और अनुपात निकाल दो, बस ये आंसर है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखो, पी कौन सा है? पी तो भैया हमारा है क्रॉस वाला, पी हमारा है क्रॉस वाला, ये देख लो आप, पी है क्रॉस वाला और डॉट वाला है क्यू। तो पी को जोड़ेंगे क्रॉस वाले को, तो देखो 100, 125, 225, 225, 425, 400 और 200 650, 650। और ये कितने हो गए? ये हो गए 200, 200, 400, 400, ये 550 हो गए, सही है। 550 और 650 कितने हो गए? तो 600, 600, 1200, ये तो हो गए 1200, ये 1200 हो गए। अब मुझे क्यू देखना है, तो क्यू देखना है भैया। तो क्यू कितना है? 175, 150, 125। तो देखो 175 और 125 हो गए 300, ठीक है। और 300 हो गए, ये भी देखते हैं, ये कितने हो गए? 300 और 175, 175 कितना हो गया? 17 दूनी 34, यानी 350 ये हो गए। तो 300 और 350 कितने हो गए? 300 और 350, 650 और 150 ये वाले, 650 और 150 ये हो गए 800, 800 और 225 ये, 800 200 1000, 1025, 1025 ये हो गए। अब इसको मैं काटूंगा, सही है। तो कितने से काट दूँ? मेरे हिसाब से तो 25 ही काट देता हूँ। 25 चौका 100, ये बचे 20
हो गए 200, 25 अट्ठे 200। मैं थोड़ा सा पेन और ले लूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। 48 हो गए, 25 चौका 100, और ये हो गया, बचे 2, हो गए 25, 25 एकम 25। तो ये रहा 48:41। ये तो कटने वाला है नहीं, तो 48:41 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो ऑप्शन में है भी 48:41। तो शायद बस यही है क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए। इस टाइप के मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन शायद भी, मतलब इस टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले पैटर्न के आधार पर ही मैंने करा दिए। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी करने के लिए। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इससे बाहर संभावना नहीं है कि पेपर में कोई भी DI पूछी जाए, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कराई है। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और कुछ भी अगर पढ़ने की आपको जानने की इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।